देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले अमित जी, आपको और सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाजार की बात करें तो देखिए, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है निचले स्तरों से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल। और सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालेंगे तो वहाँ पे भी अभी फिलहाल कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। सारे ही सेक्टर्स लाल निशान पर कामकाज करते हुए दिखेंगे आपको। एक आध सेक्टर जैसे एफएमसीजी में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को फिलहाल मिल रही है, मामूली ही, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति डमाडोल नजर आ रही है। आगे इंडेक्स पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। अच्छी शुरुआत के बाद फिसला बाजार। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 175 पॉइंट से ज्यादा गिरकर 23,100 के करीब। बैंक निफ्टी में भी दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 3% चढ़ा। फार्मा शेयर्स में आज सबसे ज्यादा बिकवाली, 1.5% से ज्यादा गिरा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। सिंजीन सबसे ज्यादा यानी कि 7% फिसला। साथ ही पीएसयू, बैंक, कैपिटल गुड्स और ऑटो में भी प्रेशर। तीसरी तिमाही में कमजोर नतीजे, गाइडेंस घटाने और सीईओ के इस्तीफे से साइंट में भारी बिकवाली। 19% से ज्यादा गिरकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। Q3 नतीजों के बाद एम्फेसिस में भी 5% की गिरावट। बाजार को पसंद नहीं आए डॉक्टर रेड्डीज के Q3 नतीजे। शेयर करीबन 5% फिसला। नतीजे अनुमान के आसपास, लेकिन मार्जिन्स में दिखा प्रेशर। आ जाएंगे निफ्टी की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील और श्रीराम फाइनेंस के नतीजे। जेएसडब्ल्यू स्टील के मुनाफे में 75% का दबाव संभव। मार्जिन पर भी तगड़ी मार। साथ ही डीएलएफ, इंडिगो समेत वायदा की 9 कंपनियों के नतीजों पर भी रहेगी नजर। तो बढ़िया, आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और श्रेया और मैं एक दूसरे को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज सीएनबीसी आवाज बना रहा है 76th रिपब्लिक डे की पूरी सेलिब्रेशन हो रही है, इसलिए जो एथनिक फर है वो हर किसी में छाया हुआ है। इस बार अगर बात करें थीम ऑफ द रिपब्लिक डे की, तो वो है स्वर्णिम भारत, यानी कि विरासत और विकास, जिसका मतलब होता है गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। और इसी के साथ हम 76th रिपब्लिक डे बना रहे हैं अपना, यानी कि इस दिन बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मार्केट का हाल देखा जाए तो मार्केट में डेफिनेटली एक प्रेशर तो हमें देखने को मिल रहा है। जहां पे हमें अपर लेवल्स देखने को मिले थे निफ्टी के, अब वो स्लाइड होते होते अपनी डे लो की ट्रेजेक्ट्री को पार कर रहा है। इस टाइम पे अगर फार्मा इंडेक्स देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, लेकिन जो उनकी दवा है रेवलिमिड, उसके रेवेन्यू को लेके मार्केट के अंदर काफी सारे जो कंसर्न्स हैं वो इस टाइम पे बने हुए हैं और शेयर में भी हमें डेफिनेटली एक गिरावट का सिलसिला तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन एक बार बात कर लेते हैं अमित सर से। अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग और रिपब्लिक डे की आपको और हमारे सारे ही व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। और जैसे कि आपने कहा, रिपब्लिक डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी काफी रेंज बाउंड है पिछले 3 दिनों से। इट इज ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज। सपोर्ट की हम बात करें तो लगभग 23,000 के आसपास सपोर्ट आता है और 23,300 हमारा एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। 3 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि डेली चार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं से एक रिजेक्शन आता है। तो रेंज बाउंड मार्केट है। 23,000 के आसपास, 23,050 के आसपास मिले तो वी ट्राई टू बाय विद स्मॉल स्टॉप लॉस, और 23,300 के आसपास जाए तो एक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ वी ट्राई टू सेल इट। तो ओवरऑल नजरिया टोटली रेंज बाउंड है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है जब तक ये रेंज का एक रेजोल्यूशन ना मिले। रही बात बैंक निफ्टी की, आई थिंक दैट इज बेस्ट अवॉइडेड। थोड़ा सा ट्रिकी इंडेक्स है बिकॉज एवरी डे यहाँ पे हम एक एडवर्स मूव या पॉजिटिव मूव देखते हैं। समटाइम्स वी सी कोटक बैंक डूइंग रियली वेल और अगले ही दिन देखते हैं कि वहां पे कोई फॉलो थ्रू नहीं है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करें, वीक इंडेक्स है। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें।
दिन के लिहाज से फिलहाल निफ्टी बेटर लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी, कल का भी सत्र याद होगा आपको, लाल निशान पर ही क्लोजिंग दिखाई, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। वैसे ही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। फिलहाल बैंक निफ्टी से दूर रहने की सलाह। अब चलते हैं शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। अभिनव जी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभिनव जी वेरी गुड मॉर्निंग, गणतंत्र दिवस के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सवाल पूछिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल है एनबीसीसी के 525 शेयर है और एवरेज प्राइस है 121.33, तो एक साल तक होल्ड करना चाहते हैं, तो इसमें बने रहे या फिर निकल जाए। ठीक है, एनबीसीसी से राजगढ़ का कामकाज कर रहा है और उनकी खरीद की बात करें तो 121 की खरीद है इनकी और 90 पे अभी कामकाज कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा लॉस में, 30 रुपये प्रति शेयर के करीब लॉस में फिलहाल नज़र आ रहा है और 525 स्टॉक्स इनके पास एनबीसीसी के। बजट है, कंसिडरिंग बजट के अभी फिलहाल इसमें बने रहें क्योंकि 6 महीने में भी अच्छा रिटर्न दिया नहीं इसने, या फिर एग्जिट की सलाह रहेगी? जी पहले हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज देख रहे हैं चार्ट में, ऑन द डेली चार्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर इज अ बेरिश स्ट्रक्चर। ये नेगेट कहाँ पे होता है, एक बार स्टॉक अगर 105 के ऊपर निकले तो इट विल शो पॉजिटिव मोमेंटम, वहां पे हमारा बेरिश स्ट्रक्चर नेगेट होता है। लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने ऑलमोस्ट 26 रुपीज का लॉस है, कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं फिक्स किया एंड स्टॉक इज मूविंग फ्रॉम अ वीकली सपोर्ट। तो जब इतना बड़ा आई मीन ही हैज सीन अ लॉस और स्टॉक एक सपोर्ट के पास है जो कि वीकली सपोर्ट है, तो अब इन लेवल्स में मैंने लॉस बुक करने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ ये बात सही है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है, साइडवेज कंसोलिडेशन में 105 के ऊपर बेटर हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम 87 रुपीज इज अ गुड वीकली सपोर्ट। जब तक वो होल्ड कर रहा है देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक स्लोली एंड स्टेडली ऊपर जाए, तो होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 87 रुपीज का लगा के रखें। तो ये थी राय एनबीसीसी पर। आगे बढ़ा जाए और गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं रामचंद्र जी। नमस्कार राम सर, कैसे हैं आप? नमस्ते श्रेया मैडम, कंचन मैडम, अमित सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल? मेरे पास बीएससी के 20 शेयर है एट द रेट ऑफ 4068 ओके। एंड आईआरसीटीसी के 200 शेयर है मैडम एट द रेट ऑफ 314 रुपए। तो मुझे सलाह चाहिए, मैं होल्ड करूँ या बेचूं या कुछ नहीं। वैसे मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बढ़िया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी की। 4068 की खरीद है और इनके पोर्टफोलियो में है 20 शेयर एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 5892, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट तो यहाँ पे हमें पर शेयर देखने को मिल ही गया है। लेकिन अमित सर, लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी के लिए होल्ड किया जाए? जी बीएससी को लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे रैशनल हमारा ये है कि अगर हम डेली चार्ट्स देखें तो कंटिन्यूअसली हायर हाई लोज बन रहे हैं, कहीं पे कोई वीकनेस नहीं है स्टॉक में। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जब भी कोई डिप टुवर्ड्स 10-20 या कॉम्प्रेस्ड 50 मूविंग एवरेज तक आता है, वहां पे एक बाइंग इमर्ज होती है और स्टॉक वापस एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जाता है। रिसेंटली 22 जैन को भी हमने सेम चीज देखी, जो 2-3 दिन की गिरावट हुई थी, स्टॉक ने एक लो लगभग 5600 का बनाया और वहां से फिर हम एक अच्छी खासी अपटेक देख रहे हैं। तो चार्ट देख के ये नजर आ रहा है कि एवरी डिप इज बीइंग बॉट इनटू टिल दिस टाइम, तो होल्ड करना चाहिए। हमारा रीसेंट स्विंग लो 5600 का है, जब तक वो इंटैक्ट है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म नजरिए से आप होल्ड करें, 5600 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो ये तो बात हुई बीएससी के ऊपर। एक सवाल इनका है आईआरसीटीसी के ऊपर, जहां पे 314 रुपीस की खरीद है और 200 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है और अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल गया है। बाइंग प्राइस है दो, आज थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट में ये बातें भी चल रही है कि सेंटर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आईआरसीटीसी को नवरत्न स्टेटस से स्टेटस दिया जाए कंपनी को। अब क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी यहाँ पे भी होल्ड करके चले या जितना प्रॉफिट आ गया वहां से निकले? नहीं, एक बार हम इसे होल्ड कर सकते हैं बिकॉज स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस किया है और डेली चार्ट्स में हम देखें तो 785 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर निकल गया है। ये बात सही है कि स्टॉक में हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से लास्ट 5-6 मंथ्स में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि मैं देख रहा हूँ लगभग 800 रुपीज के आसपास आता है, वो अगर निकले तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 840 850, तो होल्ड करें, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 775 रुपए का लगा के रखें।
फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स होल्ड है, बीएससी भी आपको होल्ड करके चलना है, आईआरसीटीसी भी होल्ड है, 775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स पे राय रखी है अमित जी ने, और फंडामेंटली भी बात करें तो बजट में रेलवे सेक्टर को लेकर बड़े एलोकेशंस हो सकते हैं, ऐसा ऐलान हो सकता है। तो फिलहाल रेलवे स्टॉक्स अभी होल्ड ही है। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चरण सिंह जी गुरुग्राम से। चरण सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी सर, आपका सवाल। मैडम 2 सवाल है। एक तो मैं 15 स्फूर्ति लेना चाहता हूँ, ले सकता हूँ क्या इस बाइंग प्राइस पे फिलहाल जो करंट भाव है? और एक मैंने आपको भेज रखा महाराष्ट्र सीमलेस। ठीक है, पहला स्टॉक का दोबारा नाम बताएंगे आप? 15 स्फूर्ति। स्पंदना स्फूर्ति, ठीक है। स्पंदना स्फूर्ति से शुरुआत करते हैं। अमित जी, चार्ट देखिए, आज 5% से ज़्यादा लुढ़क कर कामकाज कर रहा है स्पंदना स्फूर्ति। एक रैली देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे टिक नहीं पाया। क्या करना चाहिए इनको? जी, मेरे हिसाब से स्टॉक से निकलना ही चाहिए, बिकॉज ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। इनफैक्ट हम अगर पूरा 2024 के स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग ऑफ 2024 में स्टॉक वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1200 रुपीज, और उसके बाद से हम एक कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं। कहीं पे भी ये गिरावट थम नहीं रही है। हाँ, ये बात सही है कि रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जैन हमने एक स्ट्रॉन्ग अपटिक देखा था, जो कि लगभग 500 रुपए तक देखा था, बट उसने भी सस्टेन नहीं किया और कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से अगर आप कोई भी मौका मिले एग्जिट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी एग्जिट करने की फिलहाल सलाह है, कोई भी मौका मिले तो आप एग्जिट कर लें। दूसरा सवाल इनका महाराष्ट्र सीमलेस के ऊपर है, और ये स्टॉक अभी फिलहाल तो 1.5% चढ़कर कामकाज कर रहा है स्टॉक देखिए, लेकिन एक महीने में काफी ज्यादा करेक्शन दिखाई है अमित जी, इसने 10% से ज्यादा लुढ़क गया। क्या करना चाहिए इनमें इनको? जी, बिल्कुल सही बात है। रिसेंटली जो हमने रैली देखी थी दैट वाज सोल्ड इनटू, और एक महीने से कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं, और इस गिरावट के कारण स्टॉक ऑलरेडी अपने 10 और 20 और इनफैक्ट सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे वापस ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे 625 के स्तर टूटते हैं तो फिर एक फर्दर डिक्लाइन आएगा विच विल टेक इट टुवर्ड्स 567 रुपीज। जैसा कि मैंने देखा ये ऑलरेडी इस पोजीशन में प्रॉफिट में है, तो बेटर यही होगा कि मुनाफा अपना बांध लें। तो ये थी राय महाराष्ट्र सीमलेस पे। और इससे पहले बात चल रही थी स्पंदना स्फूर्ति की। कंपनी के कल नतीजे भी आए हैं और नतीजे बेहद खराब आए हैं, जिसके बाद ये गिरावट देखने को मिल रही है। नेट लॉस 393 पे आके खड़ा हो गया है। वहीं पे हम अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वहां पे भी करीब करीब 25% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले जो हमारे दर्शक हैं वो है सुनील कुमार बत्रा जी। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। और कहाँ से हैं आप? नमस्कार, दिल्ली से। दिल्ली से, चलिए बढ़िया। क्या सवाल है आपका? अब मेरे पास मैडम रेडिको खैतान है लिए हुए, 250 शेयर अभी बैलेंस पड़े हुए हैं 221 के भाव के। अच्छा। और अजंता सोया है मेरे पास 4000 शेयर हैं, वो जो 1 रुपए में स्प्लिट हो गए एट पार में अलॉटमेंट से ही पड़े। ओके, ठीक है, शुरुआत करते हैं रेडिको खैतान के साथ। और इस टाइम पे अगर हम चार्ट्स की तरफ नज़र डालें तो थोड़ा सा डाउनसाइड ट्रेजेक्टरी हमें देखने को मिल रही है। 1.5% इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अमित सर, क्या इस टाइम पे हमें करना चाहिए? 221 की खरीद है 2, और मुनाफा काफ़ी अच्छा खासा ऑलरेडी हो गया है। क्या करें? मुनाफा बांधें और इस टाइम पे इंजॉय करें, कहीं और इन्वेस्ट करें, या फिर यहीं पे बैठा जाए? बिकॉज जो मुनाफा है वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे मुनाफा मान लेना चाहिए। उसका रैशनल ये है कि रिसेंटली जब स्टॉक ने एक स्विंग हाई, ऑल टाइम हाई लगभग 2600 के लेवल पे देखा था, वहां से हमने एक कंटिन्यूअस गिरावट देखी विच केम डाउन टू 2100 इन द मंथ ऑफ जैन। और जो हमने रिसेंट रिकवरी देखी है उसने वापस अपने की मूविंग एवरेजेस में रेजिस्टेंस लेके हम वापस देख रहे हैं कि स्टॉक में एक करेक्शन आ रहा है। देयर इज अ लोअर हाई ऑन द चार्ट विच इज अ बेरिश फॉर्मेशन। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, लेकिन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 2050 के आसपास है, वहां तक मेरे ख्याल से स्टॉक एक बार स्लाइड कर सकता है। तो बेटर यही है कि अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है, उसको बांध लें। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह फिलहाल रेडिको खतान में आपको करनी चाहिए, ये सलाह रहेगी। अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और हम चलते हैं प्रशांत शुक्ला जी की तरफ, कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। मैम, मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला है महिंद्रा हॉलीडे पे 70 शेयर है 355 के भाव पे, और दूसरा है सूला वाइन 70 शेयर है 535 के भाव से। ठीक है,
535 के भाव पे, ठीक है। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट से शुरुआत करते हैं। 70 शेयर से आपके पास 355 की खरीद है, 325 पे ट्रेड कर रहा है, फिलहाल लॉस में है। इनफैक्ट अमित जी, एक महीने में 10% टूटा, 6 महीने में 30% से ज़्यादा टूटा, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, क्या सलाह? जी बिल्कुल निकलना चाहिए। जैसे कि मैं डेली और वीकली चार्ट्स देख रहा हूँ, वीकली में एक इसका 350 का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, विच वाज इनफैक्ट नॉट वायलेटेड इन प्रीवियस 2 इयर्स आल्सो। रिसेंटली हमने देखा कि वो सपोर्ट टूट गया और डेली चार्ट पे काफी वीक है। अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें वीकली चार्ट्स के, तो 200 वीकली मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है लगभग 316 के आसपास, वहां पे वीकली सपोर्ट भी है। जस्ट इन केस अगर वो सपोर्ट बिकता है, टूट जाता है, तो आई थिंक स्टॉक और भी ज्यादा दिक्कतों में आ सकता है। तो कोई भी बाउंस आए, थोड़ा बहुत इनको 29 रुपीज के आसपास लॉस है, जहां पे थोड़ा बहुत इनका लॉस कम हो तो एग्जिट करने की कोशिश करें। थोड़ा भी लॉस कम हो तो एग्जिट करें, फिलहाल लॉस बुकिंग की सलाह रहेगी। दूसरा सवाल इनका सूला विनयार्ड के ऊपर है अमित जी। इस स्टॉक में भी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में देखिए 11% से ज़्यादा टूट गया है, 6 महीने में का इनफैक्ट 26% की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर ने झेली है। इसमें भी फिलहाल खरीद 535 की थी इनफैक्ट, देखिए प्रॉफिट में है, लेकिन करना क्या चाहिए? जी मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। डेली वीकली चार्ट्स काफी वीक हैं। वीकली की बात करें तो 382 का एक स्ट्रॉन्ग स्विंग सपोर्ट था, वो भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। कंटिन्यूअसली एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में और कहीं भी कोई रिस्पाइट नहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एग्जिट की सलाह है। तो ये थी राय सुला वाइनयार्ड पर। आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं वो सिवान से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद जी। प्रमोद जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम अम्बेर इंटरप्राइजेज का शेयर है मेरे पास 20, वो 7107 रुपए का भाव से लिए हैं। ओके। और 2 भी शेयर है, उसमें तो ज्यादा लॉस हो रहा है। एंजल वन है 2880 रुपए का हिसाब से 100 शेयर लिए हैं। ओके। और पेटीएम का है 600 कुछ है शेयर, उसका 920 रुपए के हिसाब से लिए हैं। ठीक है, पेटीएम 920। ठीक है, शुरुआत इस टाइम पे हम अंबर के साथ कर लेते हैं। अभी इसके नतीजे भी आए हैं, जहां कंपनी को पिछले साल हमें एक लॉस देखने को मिला था, वहां से कंपनी प्रॉफिट में आई है और रिजल्ट का जो रिफ्लेक्शन है सीधा सीधा हमें शेयर में भी देखने को मिला है। आज करीबन 3.5% का यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन इतने अपसाइड के बाद भी जो खरीदारी का भाव है वहां तक ही नहीं पहुंचा है और अपने अपर लेवल से स्टॉक में अब करेक्शन भी आ गई है। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी है? क्या वो 7100 तक के हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे या फिर नहीं? जी एम्बर इंटरप्राइजेस की बात करें तो देयर इज अ डिसेंट प्रोबेबिलिटी चार्ट और टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के कि 7100 तक के लेवल्स आएंगे एंड इनफैक्ट इट कैन गो बियॉन्ड आल्सो। यहाँ पे पिछले जो 8-10 दिनों का पुल बैक हमने देखा था, वो एक ऑर्डरली पुल बैक था, 10 और 20 डेमा पे जाके स्टेबलाइज हुआ था। और आज की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है दैट इज ट्रेडिंग अबव 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज और एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो एज लॉन्ग एज ये स्टॉक 6800 के लेवल सस्टेन करता है, मेरे ख्याल से इनके लेवल्स आएंगे और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो एम्बर इंटरप्राइजेस में इनको सलाह ये है कि आप 6800 के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करें। इनका सर एक सवाल और था, एक तो एंजल वन पे था और एक पेटीएम पे था कि एंजल वन में 2880 की खरीद है और स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो गया है, और पेटीएम में भी इनका सवाल है 920 की इनकी खरीद है। इस टाइम पे क्या करना चाहिए? और पेटीएम तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी बना हुआ है, काफ़ी सारी अभी रिपोर्ट्स जो हैं, अभी जैसे अनुज सर भी हमारे मैनेजिंग एडिटर बात कर रहे थे, ये पेपर रिपोर्ट से अभी रिपोर्ट्स कन्फर्म नहीं है लेकिन सुर्खियों में तो बना हुआ ही है ऑलरेडी। क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक पे? एक बार क्विक रिव्यू। जी दोनों ही स्टॉक्स देखें तो एक्सट्रीमली वोलेटाइल काउंटर हैं। अगर हम एंजल वन की बात देखें तो कंटिन्यूअस गिरावट हमने 3200 के लेवल से देखी है जो नहीं थमी है। तो स्ट्रक्चर वीक है। जैसे कि देख रहा हूँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो कोई भी बाउंस है तो यहाँ से एग्जिट की सलाह है, बिकॉज इट हैज ट्रेडिंग अबव ऑल की मूविंग एवरेजेस और लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं चार्ट में। पेटीएम इज एन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल काउंटर। थोड़ा सा एज अ रिटेल ट्रेडर निवेशक यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसमें जो करेक्शंस आते हैं कई बार वो दैट गोज अप टू 9 to 10% एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर वो डिफिकल्ट हो जाता है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि स्टॉक 7% डाउन था इंट्राडे और अब 2% के आसपास आ चुका है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक लोअर हाई ऑलरेडी इन प्लेस है। जब तक स्टॉक 940 के ऊपर ना निकले तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस बनी रहेगी, तो यहाँ से भी एग्जिट की सलाह है।
ठीक है, यहाँ से भी एग्जिट की सलाह फिलहाल पेटीएम से और एंजल वन से भी, लेकिन एम्बर इंटरप्राइजेस तब भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। मीनवाइल देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन टिक में आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी अपने निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर करता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पे नजर रहेगी। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और उमेश शाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। उमेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपका सवाल। मेरे पास IRB इंफ्रा के 3000 शेयर है, 56 का एवरेज कॉस्ट है, तो व्हाट शुड आई डू? एंड JSW इंफ्रा के भी है अराउंड 300 की एवरेज पे, तो वो दोनों इंफ्रा में क्या सजेशन है सर? ठीक है, IRB इंफ्रा से शुरुआत करती हूँ। आपका सवाल है तो 56 की खरीद है आपकी, 52 पे ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल और 3000 स्टॉक्स हैं इनके पास। IRB इंफ्रा फिलहाल तो लॉस में नजर आ रहे हैं, लेकिन चार्ट्स का इंडिकेट कर रहा है मुझे अभी होल्ड करके चल सकते हैं IRB इंफ्रा। जी, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है। लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और सारे की 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लियरली है, और हर बाउंस में थोड़ा सा इसको अपवर्ड सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। तो ज्यादा लॉस नहीं है, 3 रुपए का कोई भी बाउंस आए तो IRB से निकलने की कोशिश करें। रही बात, इन्होंने JSW इंफ्रा भी कहा, तो ये भी एक्सट्रीमली वीक स्ट्रक्चर है। लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न है, विच इज अ बेरिश पैटर्न, 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो JSW इंफ्रा में भी अगर कोई बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। तो ये थी राय JSW इंफ्रा पर। अमित सर, ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप भी थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। काफी सारे सवाल आपने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, बट विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। इस टाइम पे मार्केट की तरफ नजर डाल लीजिए तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन अब ये टाइम हो गया है ग्रोथ कोड का, जो कि ग्रो और CNBC आवाज की एक ऐसी पहल है जिसका मोटिव है आपको मार्केट में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। और आज हम रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के बीच एल्गो ट्रेडिंग के फर्क पर एक नजर डालेंगे। आइए देखते हैं। एल्गो ट्रेडिंग? नहीं, एल्गो ट्रेडिंग तो सिर्फ बड़ी कंपनीज को फायदा देते हैं। इट्स लाइक अ रॉकेट साइंस। नहीं, ये सब मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो हमेशा लॉस ही हुआ है। By the time I set up my algo, the market is already moved on. एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में हमेशा से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का दबदबा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जहां 96% प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने एल्गोस का इस्तेमाल किया, वहीं इसे सिर्फ 13% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने ही अपनाया। नतीजा, इंस्टीट्यूशंस के खाते में आया 32,000 करोड़ का मुनाफा और रिटेल ट्रेडर्स को उठाना पड़ा 1.8 लाख करोड़ का नुकसान। It is not necessary. In algo trading, you will be always a profitable trader. So this is pure myth. If institutions are using algorithm because they have a wide experience, they have wide data, they have different type of study material which single person cannot go with. हाल ही में सेबी ने कुछ नए नियमों का प्रस्ताव दिया है, जिससे एल्गो ट्रेडिंग हर किसी के लिए बन सकती है, आसान, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट। SEBI is particularly very keen with the unsolicited claimants who are claiming that they are giving the fixed rate of interest through algo trading. It should be in a very regulated manner. रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये खेल फिलहाल चैलेंजिंग है, लेकिन नई गाइडलाइन से बेहतर रूल सेट हो सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हर किसी को मिले एक फेयर चांस। चलिए अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो दर्शक हमारे इंतजार करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सरोज कुमार तिवारी एक्स पर इन्होंने सवाल पूछा है अपना। गुड मॉर्निंग आपको भी सरोज। ये पूछ रहे हैं अडानी पोर्ट्स और बजाज फिनसर्व पर। अडानी पोर्ट्स, आपका सवाल पहले ये लेती हूँ मैं। अडानी पोर्ट्स में इनकी 1336 की खरीद है और अभी फिलहाल ये 1106 के लेवल पर काम काज कर रहा है, लॉस में नजर आ रहे हैं 50 शेयर। अमित जी चार्ट देखिए, क्या इंडिकेट कर रहे हैं इनको अभी बने रहने की सलाह कि लॉस बुक कर लिया जाए? जी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक कंटिन्यूसली 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स में लोअर हाई का स्ट्रक्चर है जो कि नेगेट नहीं हो रहा है। जब तक ये स्टॉक 1200 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम डिफिकल्ट है। लेकिन थोड़ा सा स्टॉक ने होल्ड करने की कोशिश की है रिसेंटली अराउंड 1070 लेवल, तो अगर होल्ड करना है तो 1070 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें इसे। लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है ये 1070 का स्टॉप। 1070 कहा अमित जी आपने ना? जी, 1070। ठीक है।
दूसरा सवाल इनका बजाज फिनसर्व है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही पूछ रहे हैं। इसमें भी इनकी 1818 की खरीद है, 1738 के लेवल पर काम काज कर रहा है, थोड़ा लॉस में यहाँ पे भी है फिलहाल। ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है? जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर इज वेरी नाइस। और रिसेंटली हमने देखा कि जब मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी, व्हेनेवर निफ्टी यूज्ड टू क्रैक 200-300 पॉइंट्स अ डे, ये स्टॉक काफी अच्छे से अपने आप को होल्ड करता था 1700 के लेवल पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे अच्छी खासी है, एक कंसोलिडेशन और फ्लैग पैटर्न से स्टॉक बाहर आ रहा है। 1650 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें, मे बी इट विल प्रूव टू बी अ रिवॉर्डिंग। तो ये थी राय बजाज फिनसर्व पर। आगे बढ़ा जाए और एक न्यू एज कंपनी की तरफ नजर डाली जाए, जोमैटो में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं जो कि कंसर्निंग फैक्टर्स जो है उनको हाईलाइट कर रही है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमें थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे। बट एक चैनल चेक की तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोगों का एक्साइटमेंट है न्यू एज कंपनीज की तरफ, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस टाइम पे काफ़ी सारे सवाल ये आ रहे हैं कि हमें जोमैटो के अंदर ऑलरेडी एक डाउनसाइड मोमेंटम तो देखने को मिल गया है, क्या ये सही मौका है नई एंट्री करने के लिए? अमित सर, ओवर टू यू। जी, मैं प्योरली चार्ट्स के बेसिस में जाऊंगा, फंडामेंटल में मैं इतना नहीं कमेंट करूंगा इस पे। लेकिन अगर प्योरली चार्ट्स देखें तो जिस हिसाब से स्टॉक ने क्रैक किया है और ऑलमोस्ट इतना अच्छा खासा करेक्शन आ गया, 200 एमए के नीचे है, फिलहाल मैं इसमें एंट्री की सलाह नहीं दूंगा बिकॉज देयर इज नो बेसिंग पैटर्न विजिबल। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करे, बेस बनाए, तब मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वी कैन मेक एन एंट्री। बट फिलहाल ऐसा कुछ चार्ट में नजर नहीं आ रहा है जो कि हमें कह रहा है कि ये गिरावट थम गई है। मे बी जो हमने बाउंस देखा भी रिसेंटली, दैट में प्रूव टू बी अ डेड कैट बाउंस। स्टॉक अगर 206 का लेवल तोड़ता है तो काफी अच्छा खासा स्लाइड और भी आ सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि कहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक होता है तो लेट इट रिगेन 200 डेमा, थोड़ा सा 235 के लेवल्स क्रॉस करे तो देन वी कैन मेक एन एंट्री, बट टिल देन इट इज एन अवॉइड। तो अभी के लिए जोमैटो में अवॉइड की सलाह है, लेकिन कुछ लेवल्स सर ने सजेस्ट किए हैं, उसको अगर ये ब्रेक करता है तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। अमित सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। इसके साथ ही साथ रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। सेम टू यू जी। तो चलिए श्रेया, मैं भी अब चलती हूँ, लेकिन आप कंटिन्यू करिए खिलाड़ी नंबर 1 को, और आपको भी और हमारे सारे के सारे व्यूअर्स को रिपब्लिक डे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड।